हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। और जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स का रिज़ल्ट आ चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनका सिलेक्शन हो गया है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो प्लीज़ डोंट बी डीमोटिवेटेड। ओके, अगर इस बार नहीं हुआ तो प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग इस बार फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम इस बार से अच्छा करोगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट द जॉब। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम आप अपने प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी बताइए। तो यहाँ पे तो मैं अपने प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वो बहुत लंबा होने वाला है, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। और जैसा कि आज मेरा छुट्टी है तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना जीए स्ट्रैटेजी बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि आप अपना जीए स्ट्रैटेजी बताओ। तो आज मैं अपना जीए स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, और किसी और दिन अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको बता दूँगी। यार, एक समय ऐसा था मेरी लाइफ में, मतलब जिस समय हम मुझे लगता था कि गवर्नमेंट जॉब तो मिलता ही नहीं है, एकदम मतलब लगता था कि मिलता ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब। और ऐसा और एक्चुअली मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जो है ना वो अपने अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा भी नहीं था। और मैंने आफ्टर ट्वेल्थ में मुझे लगा कि ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती हूँ। और उसके आगे पढ़ने का मेरा कोई डिसीजन नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से ही मैंने ये अपना फ़ैसला बना लिया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो आफ्टर ट्वेल्थ मैं एक एक घंटा ग्रेजुएशन के साथ गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन को भी दिया करती थी। तो मैंने बहुत सारे फॉर्म डाले, एसएससी, रेलवे, बहुत सारे फॉर्म डाले, लेकिन एक्चुअली मेरा मैथ्स और रीजनिंग तो प्रिपरेशन करते करते इतना स्ट्रांग बन गया था। लेकिन मैं बता दूं कि मैं इंग्लिश में वीक हूँ, और मेरा जीए पोर्शन भी उतना अच्छा नहीं था। तो मुझे लगा कि अगर मैं इंग्लिश में वीक हूँ तो मुझे कम से कम, अगर एक सब्जेक्ट में वीक हूँ तो 3 सब्जेक्ट तो स्ट्रांग करना ही होगा, तब जाके मेरा एग्ज़ाम निकलेगा। तो उसके बाद मैंने जीए पढ़ना स्टार्ट किया, एंड बिलीव मी मेरा जीए इतना स्ट्रांग हो गया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ जीए अब मेरा सारा एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। पहले मैं अच्छा मार्क्स लाती थी मैथ्स में, मैंने बहुत बार फुल मार्क्स लाया है, और रीजनिंग में भी बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। लेकिन इंग्लिश में सिंस मैं वीक थी, और जी के तो मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए मेरा जो है ना सिलेक्शन नहीं हो पाता था जल्दी। तो उसके बाद से मैंने जीए को सोचा कि मैं अपना जीए स्ट्रांग करती हूँ, और मैंने जीए पे बहुत फोकस किया ऑन द बेसिस ऑफ जीए। फिर उसके बाद मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए, अ लॉट ऑफ एग्ज़ाम दैट आई क्लियर्ड। तो उसमें से कुछ यहाँ पे देखिए है, जैसे एसएससी CHSL 2019 टीयर 1 प्लस टीयर 2 क्लियर किया। उससे पहले मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। मैंने एसएससी MTS 2016 का प्री भी क्लियर किया था, एंड 2016 का नहीं, सॉरी 2018 एसएससी MTS 2018। हाँ, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है कि वो MTS 2016, 17 या 18 था, लेकिन इतना पता है कि आफ्टर 12 जब मैंने 18 एज अटैम्प्ट किया था, तो उसके बाद ये मेरा पहला फर्स्ट एग्ज़ाम था एसएससी MTS, और जिसमें मैंने प्री क्वालिफ़ाई किया था और फिर उसका डिस्क्रिप्टिव क्वालिफ़ाई किया था, लेकिन फ़ाइनल कट ऑफ पे नहीं पहुंच पाई थी। तो यही है, तो एसएससी MTS किया था, और उसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफ़र हो गया। उसके बाद देखिए एसएससी CHSL 2019 टीयर 1 प्लस टीयर 2, जिसका टाइपिंग टेस्ट इधर ही था कुछ एक ही सप्ताह या 2 सप्ताह पहले, जो मैंने दिया नहीं क्योंकि मुझे एसएससी CHSL में नहीं जाना है। तो एसएससी CHSL 2020 टीयर 1 उसको भी क्वालिफ़ाई किया है, और जिसका टीयर 2 अभी तक हुआ नहीं है, एसएससी स्टेनोग्राफ़र 2019। और मैं बता दूं कि ये सब रिज़ल्ट जो है ना आफ्टर माई IBPS क्लर्क रिज़ल्ट आया, मतलब पहले तो रिज़ल्ट आता नहीं था, और जब एक रिज़ल्ट आया तो उसके बाद एक के बाद एक। तो एसएससी स्टेनोग्राफ़र 2019 रिज़ल्ट आया आफ्टर माई IBPS क्लर्क, जिसका
जिसका स्किल टेस्ट भी इधर ही था, तो मुझे तो उसमें जाना नहीं था क्योंकि शॉर्ट हैंड जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और मैं वो सीखना नहीं चाहती थी, तो मैं उसमें गई नहीं। एसएससी सिलेक्शन फ़ेज़ 8 जिसमें कि मेरा बनारस सीड इंस्टीट्यूट में हो चुका है और मैंने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए क्योंकि उसमें बाय पोस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना था। तो द प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन, डीवी इज़ गोइंग ऑन। और एसएससी जीएचटी 2019 प्री प्लस मेंस और प्लस डीवी के लिए भी मुझे बुलाया गया था, लेकिन शायद मैंने अच्छे से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा था, उसमें मास्टर्स मांगा हुआ था, तो मेरे पास मास्टर्स डिग्री था नहीं, इसलिए मैं डीवी के लिए नहीं गई। और उसके बाद एंड देन आरआरबी क्लर्क 2020 प्री प्लस मेंस, आईबीपीएस क्लर्क 2020 प्री प्लस मेंस, और जिसमें मैं अभी पोस्टेड हूँ। और देन आईबीपीएस क्लर्क 2019 प्री क्लियर किया था मैंने इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। एलआईसी असिस्टेंट प्री 2019 क्लियर किया था, दैट वाज आल्सो इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और आरआरबी एएलपी प्री क्लियर किया था विद 75 मार्क्स एंड मेंस में मैंने 77 मार्क्स गेन किए थे, बट डिसक्वालीफाइड बाय नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मेरे मार्क्स जो थे वो बहुत कम हो गए थे। तो ये सब एग्ज़ाम है जो मैंने क्लियर किए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द एग्ज़ाम जो मैंने क्लियर किए हैं वो 2019 एंड 2020 के क्लियर किए हैं, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ जीए। तो जीए के लिए मैंने जिनको फॉलो किया है वो है आशीष गौतम सर फ्रॉम अड्डा 247। और हाँ, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ, और क्योंकि मैंने पढ़ा है उनसे और मुझे लगता है कि ही इज़ द बेस्ट टीचर। वैसे बहुत सारे टीचर ऐसे नहीं, स्टडी आईक्यू हो गया और एक मतलब बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, अच्छे टीचर। लेकिन मैंने जिनको फॉलो किया, एक्चुअली मैंने कभी किसी का कोर्स नहीं लिया है, यूट्यूब के कंटेंट से ही पढ़ाई की है हमेशा। तो मुझे जो सबसे अच्छे लगे वो आशीष गौतम सर, क्योंकि आशीष गौतम सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है ना बहुत ऑसम है और मुझे बहुत पसंद आया उनके पढ़ाने का स्टाइल। तो सबसे मैं बता दूं कि मुझे अभी भी याद है कि मैंने जीए कब स्टार्ट किया था। अक्टूबर 2019 में मैंने करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किया था आशीष गौतम सर से, और उनसे पढ़ने के बाद मुझे तो जैसे लगा कि मतलब कि करंट अफेयर का नशा चढ़ गया। जैसे होता है ना, आपको किसी चीज़ का नशा चढ़ जाता है, किसी को मूवी देखने का, किसी को डांस करने का, वैसे मुझे करंट अफेयर का नशा चढ़ गया था। एंड ऑनेस्टली भले ही मैंने और सब्जेक्ट्स को स्किप किया होगा डेली पढ़ाई में, लेकिन जीए को मैंने कभी स्किप नहीं किया। मैं डेली उनका 1 आवर का क्लास लिया करती थी एट 7 AM, और मैंने तब तक कंटिन्यूअस रखा। मैं बता दूं कि जब मेरा अप्रैल में रिज़ल्ट आया था आईबीपीएस क्लर्क का, तो फिर मैंने स्टडी छोड़ दिया था। ना तो मैं मैथ्स, रीजनिंग या फिर इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ती थी, लेकिन हाँ, मैंने जीए को, करंट अफेयर्स को जो है ना वो कंटिन्यूअस रखा। और मैंने कब छोड़ा, इधर ज्वाइनिंग के टाइम में अगस्त में मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना बंद किया है, लेकिन अगस्त तक मैं कंटिन्यू रखी थी करंट अफेयर्स को। और शायद यही फैक्टर है कि ऑन द बेसिस ऑफ जीए मेरा एसबीआई मेंस निकला, नहीं तो मैथ्स और रीजनिंग तो मैं तो कब का छोड़ चुकी थी और उसका प्रैक्टिस भी नहीं करती थी। लेकिन मैंने अगस्त तक जो करंट अफेयर्स पढ़ा था, तो उसी के बेसिस पे 10 दिन तक मैंने रिवाइज़ किया अगस्त तक, और इधर सितंबर अक्टूबर का मैंने 2 महीना का पीडीएफ रिवाइज़ किया। एंड मुझे लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ जीए ही मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस क्लियर हुआ। मैं सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो जीए को दिया करती थी, 1 से 1.5 घंटा, मतलब 1 घंटा तो क्लास किया करती थी, 1 से 1.5 घंटा, और फिर रिवाइज़ किया करती थी। और एक्चुअली अगर आप किसी वीडियो को 1 या 1.5 घंटा देखते हो बैठ के, तो उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है कि आप बैठ के उसे अच्छे से देखो 1 से 1.5 घंटा तक। तो मोस्टली मैं वो वीडियो कब देखा करती थी, जब या तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही होती थी या फिर कोई काम कर रही होती थी, तभी मैं वो वीडियो देखा करती थी। एंड यू कांट बिलीव कि मतलब लोगों को जितना मज़ा मूवीज़ देखने में आता था ना, मुझे उससे कहीं ज़्यादा करंट अफेयर्स देखने में आता था। मतलब ये आप लोग सोच रहे हो कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन सही में बहुत मज़ा आता था मुझे उनका करंट अफेयर्स देखने के लिए, सीरियसली। और जैसे कि मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट के समय में उनका करंट अफेयर्स देखती थी, तो संडे को जब उनका करंट अफेयर्स सेशन नहीं आता था,
तो मैं जब ब्रेकफास्ट करने बैठती थी तो मुझे और मैं करंट अफेयर लगाती थी तो मुझे याद आता था कि अरे आज तो करंट अफेयर का सेशन है ही नहीं, तो मुझसे तो खाना भी नहीं खाया जाता था। तो खैर डेली मैं उनका वीडियो देखा करती थी और लास्ट में मैंने बताया वीकेंड में मैं नोट्स बनाती थी। लेकिन हाँ, उनके पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा है ना कि अगर आप नोट्स भी नहीं बनाते हो, डेली उनका सेशन देखते हो, वीकली करंट अफेयर्स देखते हो, वीकली पीडीएफ रिवाइज़ करते हो, एंड देन वो जो मंथली पीडीएफ देते हो उसको रिवाइज़ करते हो ना, तो आपका 70 to 80% करंट अफेयर मतलब बिना नोट्स बनाए ही, मतलब 70 to 80 नहीं कह सकते, 60 to 70% बिना नोट्स बनाए ही कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप 90% तक करना चाहते हो तो नोट्स बना लो, तो वो सही रहेगा। मतलब वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं यार, इतना ऑसम पढ़ाते हैं, मतलब मैं तो फ़ैन हो गई थी उनकी। मुझे याद है कि मुझे सारे डेज़ याद हो गए थे, जनवरी टू दिसंबर तक सारे डेज़। नेशनल पार्क वो तो फ़्लो में निकल जाता था, नेशनल पार्क, नेशनल इंटरनेशनल नेशनल एयरपोर्ट, मिनिस्टर एंड देयर कंस्टिट्यूएंसी, स्टेट एंड सीएम, गवर्नर, ये सब मतलब कि एंड मैनी मोर थिंग्स। वो उनके साथ रह के स्टैटिक जीके भी इतना स्ट्रांग हो गया था ना कि अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, यस आई नो दिस। तो उनसे पढ़ते होंगे ना, उनको पता होगा कि कैसे आपको उंगलियों में हर चीज़ याद रहता है, स्टैटिक जीके कैसे आपको डेज़ उंगलियों पे याद रहता है। बस आप एक सप्ताह उनकी क्लास करो एंड आई गारंटी कि आप लोगों को उनके क्लास का नशा चढ़ जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और उनका पढ़ाई का स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। और और मैं ट्रैवलिंग में भी उनका ही वीडियो देखा करती थी। एंड बुक्स एंड ऑथर्स तो मुझे शायद 300-400 ऐसे ही याद हो चुके थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब कि मैंने जो नोट्स बनाया था करंट अफेयर का नोट्स, तो मैं कैसे बनाया करती थी नोट्स, तो चलिए मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो, ये है मेरा करंट अफेयर्स कॉपी और इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिख के रखे हैं, तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या टॉपिक्स है। यहाँ पे देखो, बजट्स हो गया, प्लेसेस इन न्यूज़, न्यू अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जीडीपी प्रोजेक्शन, बुक्स एंड ऑथर, और बहुत सारे टॉपिक्स है जो मैंने लिख के रखा है। और एक्चुअली ये मेरा न्यू कॉपी है जिसे मैंने जून 2021 में स्टार्ट किया था बनाना, और उससे पहले जो मैंने आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए किया था वो एक अलग कॉपी है। 2-3 कॉपी मैंने भर चुका है नोट्स बनाते हुए करंट अफेयर्स का। तो ये देख सकते हो आप, ये सारा टॉपिक्स है, न्यू अपॉइंटमेंट, इम्पॉर्टेंट डेज़ ऑफ अप्रैल, हर मंथ के डेज़ में लिखा करती थी। यहाँ पे देखो, रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड इधर बुक्स एंड ऑथर्स, पुलित्जर प्राइज़। तो इस हर एक टॉपिक के लिए ना मैं कॉपी में 10-10 पेज छोड़ा करती हूँ, ताकि डेली का जो न्यूज़ आए ना तो मैं उस वहाँ पे फिल कर सकूँ। और ये रहा, ये स्पेशली जो है वो मेरे बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, बैंकिंग करंट अफेयर्स का कॉपी है, जिसमें मैं अलग से बैंकिंग करंट अफेयर्स के कंटेंट को लिखा करती थी, ताकि जैसे कि मैं एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए प्रिपेयर करती थी, तो बैंकिंग का मेंस जब होता था तो रिवीजन करने के लिए अच्छा होता था, क्योंकि मैं बैंकिंग के सारे कंटेंट को अलग से छाँट के इस कॉपी में लिखा करती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये पूरा मेरा बैंकिंग का नोट्स है, सारा बैंकिंग करंट अफेयर्स है, दिख रहा होगा आपको। और गलती मैंने ये किया था कि मैं करंट अफेयर तो पढ़ती थी, लेकिन मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का कभी कोर्स नहीं लिया। एक्चुअली अगर मैं बैंकिंग अवेयरनेस ली होती तो शायद और अच्छा मार्क्स गेन किया जा सकता।
तो बैंकिंग करंट अफ़ेयर्स तो मैं यूट्यूब से कर लेती थी, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस नहीं किया था। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर उनका करंट अफ़ेयर्स सेशन लेते हो तो बैंकिंग अवेयरनेस भी लो। हाँ, लेकिन करंट अफ़ेयर्स सेशन का कोर्स मत ख़रीदना, क्योंकि वो यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट देते हैं, मोर देन इनफ है। और विदाउट एनी एक्स्ट्रा क्लासेस के, एनी एक्स्ट्रा कोर्स के, अगर आप उनके कंटेंट को जो वो यूट्यूब पे देते हैं ना, उनको अच्छे से पढ़ोगे तो आपका बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप जीए के सेक्शन को और अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप उनका बैंकिंग अवेयरनेस का जो बैच है वो ले लो, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हो। आप सोच रहे हो कि मैं इतना कॉन्फिडेंसली कैसे कर सकती हूँ कि वो अच्छा पढ़ाते हैं। एक्चुअली मैंने तो पहले उनका कोर्स नहीं लिया था, लेकिन अभी आफ्टर माय आईबीपीएस क्लर्क रिज़ल्ट मैंने जॉब ज्वाइन किया है, तो मैंने जीआईबी सीआईबी के प्रिपरेशन के लिए उनका बैंकिंग अवेयरनेस का बैच ख़रीदा। और हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। मैंने बैच लिया है और ऐसा ही नहीं कह रही हूँ, वो अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए मैं कह रही हूँ। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि एक तो आप उनका डेली 7 AM का करंट अफ़ेयर बिना स्किप किए डेली देखा करो। वीकली जो एमसीक्यूज़ आता है, वीकली करंट अफ़ेयर्स वो देखा करो, और जो मंथली आता है पीडीएफ उसको रिवाइज़ करो। अगर आप वीकली देखते हो, डेली सेशन देखते हो, वीकली करंट अफ़ेयर देखते हो, तो यकीन मानिए जब आप पीडीएफ पढ़ोगे ना उनका मंथली, तो आपको लगेगा इसमें 90% तो आपको याद हो चुका है। अगर आप ऐसा करते हो, वीकली पीडीएफ भी रिवाइज़ करते हो, वीकली करंट अफ़ेयर्स देखते हो, डेली सेशन देखते हो, तो बहुत 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 ज़्यादा अफेक्ट पड़ने वाला है। और हाँ, अगर हो सके, अगर आप अफ़ोर्ड कर सको तो उनका बैंकिंग अवेयरनेस का जो बैच है, जो वो पेड पढ़ाते हैं, तो वो ज़रूर ले लेना। क्योंकि अगर आप और अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हो जीए सेक्शन में, तो अलॉन्ग विद हिज यूट्यूब क्लासेस आपको उनका बैंकिंग अवेयरनेस का बैच भी लेना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आप उतना कर लेते हो ना तो जीए में तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। एंड सो आई होप कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। आई मीन मेरे जीए की स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। बहुत से लोग होंगे मतलब जिनको ये पसंद नहीं आया होगा, या फिर बहुत से लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, तो उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया कि मैं कैसे तैयारी करती थी, कैसे नोट्स बनाया करती थी। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसे फॉलो कर सकते हो या फिर फॉलो नहीं कर सकते हो। आई डोंट केयर, ओके। जिनको ये पसंद आया वो इसको फॉलो करना, और जिसको ये नहीं पसंद आया, मैं नहीं बताती, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। और मैंने अड्डा से पढ़ाई किया था, आशीष गौतम सर से पढ़ाई किया था, तो मैं अपना रिव्यू बताई कि वो कैसा पढ़ाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे टीचर नहीं है, और अच्छे अच्छे टीचर है, सारे टीचर अच्छे, बहुत सारे टीचर हैं जो करंट अफेयर के लिए बेस्ट है। लेकिन मैंने अड्डा से पढ़ा तो मैं अड्डा का रिव्यू दे रही हूँ।